बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोलॉजी फ्लो चार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑटोनॉमिक ड्रग्स से। तो सबसे पहली क्लास है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, जिनको कोलिनोमिमेटिक्स भी कहते हैं। अब ये ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, लेकिन कैसे बढ़ाती है? दो तरीकों के जरिए। कुछ डायरेक्ट एक्टिंग होती है, कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है वो रिसेप्टर पे जाके स्टिमुलेट करती है, और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये वो एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता होता है। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्रीनिक और निकोटिनिक। जो ड्रग दोनों रिसेप्टर पे काम करती है वो एसिटाइल कोलिन और कार्बाकोल आती है। जो एसिटाइल कोलिन है वो प्रोटोटाइप ड्रग है। ठीक हो गया। प्रोटोटाइप जो मेन रिप्रेजेंटेटिव ड्रग होती है, जो इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन की कार्बन कॉपी होती है उसको बोलते हैं कार्बाकोल। क्लियर। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसको तोड़ने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम होता है, लेकिन जो कार्बाकोल है उसके लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम नहीं होता। क्लियर। और जो कार्बाकोल है वो कहाँ पे यूज होती है? ये मियोसिस इंडक्शन करवाती है। सर्जरी से पहले अगर आपने मियोसिस या सर्जरी के दौरान मियोसिस करवानी है, पीपल की कॉन्स्ट्रक्शन करानी है, तो कार्बाकोल दे दो। क्लियर। अब आते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो इसमें एग्जांपल आती है बिथेनाकोल की। अब बी से बिथेनाकोल, बी से ब्लेडर। तो जो बिथेनाकोल है वो ब्लेडर के स्मूथ मसल को एक्टिवेट करती होती है। दैट इज वाई ये कहाँ पे यूज करेंगे? हर वो कंडीशन जिसमें यूरिनरी रिटेंशन होती है उसमें बिथेनाकोल यूज करते हैं। अगली ड्रग है मैथाकोलिन। अब जो मैथाकोलिन होती है ये मेनली काम करती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर। और कहाँ पे यूज करते हैं? मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। इसके बाद है पाइलोकार्पिन। जो पाइलोकार्पिन होती है जो पाइलोकार्पिन है वो क्या करती है? उसका मेन यूज हम आईज में यूज करते हैं। कैसे? कि जो पाइलोकार्पिन है वो सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसकी वजह से हम उसको ग्लोकोमा के अंदर यूज करते होते हैं। इसके अलावा प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल की भी कॉन्ट्रैक्शन कराती होती है। तो जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, और जो सिलरी मसल ऑफ आई है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती होती है। क्लियर। तो डेट इज वाई इट इज यूज्ड इन ओपन एंड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। दूसरा, ये सिक्रीशन को बढ़ाती है। दैट इज वाई इट इज यूज इन शोग्रान सिंड्रोम। अगर शोग्रान सिंड्रोम में जीरोस्टोमिया होता है जिसमें सिक्रीशन नहीं होती, तो ड्राई आइज ड्राई माउथ होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए पाइलोकार्पिन यूज करते होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिनके यूजेस थे। इसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके स्टिमुलेट करती होती है। उसमें निकोटीन निकोटीन के जो पैचेस होते हैं वो स्मोकिंग सिजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो वेरिनिसिलिन है ये पार्शियल एगोनिस्ट होती है। पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट की मौजूदगी में एंटागोनिस्ट बिहेव करती है। अब जो निकोटीन और वेरिनाकिलिन या वेरिनासिलिन ये स्मोकिंग सिजेशन के लिए इस्तेमाल करते होती है। और लास्ट है सक्सिनाल्कोलिन। दिस इज डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है और इसका साइड इफेक्ट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं उसमें तीन कैटेगरीज होती है। एक है अल्कोहल जिसमें एड्रोफोनियम है। अब एड्रोफोनियम कहाँ यूज होती है? ये इस्तेमाल होती है माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में, लेकिन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं होती। जो कार्बामेट्स है उसमें नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन है। जो नियोस्टिग्मीन है और जो फाइसो, एक बात याद रखना, जो फाइसोस्टिग्मीन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, ब्रेन में चली जाती है। लेकिन जो नियोस्टिग्मीन और पाइरिडोस्टिग्मीन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। क्लियर। तो एक बात रट्टा मार लेना। तो जो नियोस्टिग्मीन है और जो पाइरिडोस्टिग्मीन है ये दोनों इस्तेमाल करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में। किस में इस्तेमाल करते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस में। जबकि फाइसोस्टिग्मीन कहाँ यूज होती है? अगर किसी पेशेंट को एट्रोपिन पॉइजनिंग है तो उसमें एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती है। कौन सी? फाइसोस्टिग्मीन। इसके अलावा जो न्यूस्टिग्मीन है वो कहाँ पे और यूज होती है? अब न्यूस्टिग्मीन यूज होती है कि अगर ऑपरेशन के बाद
आईलीएस हो गया है या ऑपरेशन के बाद यूरिनरी रिटेंशन हो गई है तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा नियोस्टिग्मिन कहाँ यूज होती है? जब आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स लाइक आप मसल रिलैक्सेंट आप देते हो, ठीक हो गया, डीपोलराइजिंग या नॉन डीपोलराइजिंग, तो उनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए न्यूस्टिग्मिन यूज की जाती होती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये था हमारा। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं वो मेनली इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दैट इज वाई इनकी पॉइजनिंग फार्मर्स में देखने को मिलती होती है। तो उम्मीद है कि ये सारा मैंने समझा दिया कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में। एक बात याद रख लेना कि जो कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स है ये 3 कंडीशन को एग्जैसरबेट कर देती है। एक है सीओपीडी, एस्थमा और पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इन 3 कैटेगरीज में आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें एक मिमोनिक आएगा, वो है डम्बल्स। डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, बी फॉर ब्रोंकोस्पैज्म, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, ई फॉर एमेसिस, एल फॉर लैक्रिमेशन, एस फॉर स्वेटिंग और एस फॉर सलाइवेशन। तो ये इनके डंबल्स वाली टॉक्सिसिटी है। और इसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट कैसे करेंगे? एट्रोपिन देंगे और पैरालिडॉक्सिन दे देंगे। तो ये था हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक्स जो कि एंटागोनिस्ट होती है। क्लियर? अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज है, लाइक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वाली कैटेगरी है और एंटी निकोटिनिक ड्रग्स वाली कैटेगरी है। ठीक हो गया। और कुछ ऐसे ड्रग्स है जैसे टालकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को रीजनरेट करती है जिसमें प्रेलिडॉक्सिम आता है। और प्रेलिडॉक्सिम कहाँ यूज होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक्स हैं, ठीक हो गया, उसमें पहला आ जाता है आपका एंटी मस्करीनिक ड्रग्स। अब जो एंटी मस्करीनिक ड्रग्स है उसमें मेन ड्रग आपकी कौन सी आती है? एट्रोपिन आती है जो कि प्रोटोटाइप ड्रग आती है। प्रोटोटाइप ड्रग आती है। क्लियर? एग्जाम के अंदर जो एट्रोपिन है उसके क्लिनिकल यूजेस पूछे जाते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस क्या है? अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो उसके लिए एट्रोपिन आपने देनी है। खास तौर पर अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया है या बीटा ब्लॉकर लेने से है तो आपने एट्रोपिन देनी है। दूसरा, ऑफ्थल्मोलॉजी वार्ड में एट्रोपिन इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि ये मिड्रियासिस करवाती है और साइक्लोप्लीजिया करवाती है। क्लियर? तो ये इन 2 जगह पर यूज की जाती होती है। तो ये एट्रोपिन आपकी प्रोटोटाइप ड्रग है। हम इनके साइड इफेक्ट बाद में कवर करेंगे, पहले क्लिनिकल यूजेस हम पढ़ लेते हैं। अब जो सीएनएस के ऊपर जो एंटी मस्करीनिक ड्रग काम करती है उसमें स्कोपोलामीन है। और स्कोपोलामीन मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सीएनएस के ऊपर बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल ये भी यूज होती है। और ये 2 कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक्यूट डिस्टोनिया और पार्किंसन डिजीज। दीज आर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो एक्यूट डिस्टोनिया और पार्किंसन डिजीज के लिए बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल यूज होती है। अब हम आ जाते हैं आइस के ऊपर। आइस के ऊपर एट्रोपिन का यूज मैंने बता दिया कि ये मिड्रियासिस करवाती है, साइक्लोप्लीजिया करवा देती है। दैट इज वाई हम इसको यूज करते हैं अगर कोई कैटरेक्ट ऑपरेशन हो। ठीक हो गया। सेम होमेट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट। मेन थिंग इज कि जो ट्रोपिकेमाइड है वो शॉर्ट एक्टिंग है और एट्रोपिन लॉन्ग एक्टिंग है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के ऊपर जो यूज होते हैं वो सामा और लामा है। शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें इप्राट्रोपियम आती है, इप्राट्रोपियम, और लॉन्ग एक्टिंग में टियोट्रोपियम यूज होती है। अब ये ड्रग कहाँ यूज करते हैं? ये रिस्पायरेटरी कंडीशंस में, लाइक सीओपीडी और एस्थमा में, मेनली सीओपीडी में यूज करते हैं। अब आ जाते हैं जीआईटी के ऊपर। जो जीआईटी में जो नॉन सिलेक्टिव है उसमें हायोसियामिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोस्पा कहते हैं, मसल रिलैक्सेंट, कोलिकी पेन को ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया। तो हायोसियामिन और डाइसाइक्लोमिन ये कहाँ यूज होती है? ये जीआईटी के ऊपर काम करती है, एंटी स्पाज्मोडिक होती है। तो अगर किसी पेशेंट को इरिटेबल बावल सिंड्रोम है तो हायोसियामिन और डाइसाइक्लोमिन यूज करनी है, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है। इसके अलावा जो ग्लाइकोपाइरोलेट है वो
जीआईटी के साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी काम करती है। तो अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है और आप चाहते हो कि एयरवे की या जीआईटी की सिक्रीशन कम हो जाए, तो क्या यूज करोगे? ग्लाइकोपाइरोलेट यूज करोगे। इसके बाद जो M1 सिलेक्टिव है उसमें पिरेंजापिन और टिलेंजापिन आ जाता है। पिरेंजापिन और टिलेंजापिन इनके कोई खास स्पेसिफिक यूज नहीं है। अब आ जाते हैं ब्लेडर के ऊपर। जो ब्लेडर में जो ड्रग यूज होती है उसका निमोनिक है सॉफ्ट। S फॉर सोलिफिनासिन, O फॉर ऑक्सीब्यूटानिन, F फॉर फ्लेवोक्सेट और T फॉर टोल्टिरोडिन। अब इसमें से जो ऑक्सीब्यूटानिन और जो ट्रोस्पियम है, मेनली ऑक्सीब्यूटानिन रट्टा मार लो, ये नॉन सिलेक्टिव होती है। बाकी ब्लेडर के ऊपर M3 होते हैं। क्लियर? अब ये ड्रग कहाँ यूज करते हैं? ये हम ओवर एक्टिव ब्लेडर में यूज करते हैं। ओवर एक्टिव ब्लेडर अर्ज इनकॉन्टिनेंस में यूज करते होते हैं। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ये यूज होती है। इसके बाद कुछ एंटी निकोटिनिक ड्रग्स है जिसमें गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, गैंग्लिया को ब्लॉक करने के लिए हेक्सामिथोनियम है। इनके कोई खास स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, सॉरी, इनके कोई क्लिनिकल एप्लीकेशंस नहीं है। लेकिन हम एंटी निकोटिनिक्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स ये पढ़ते हैं। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स है ये क्या करती है? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके बाइंड करती है और क्या करती है? स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देती होती है। ठीक हो गया? स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देती है। अब इनमें दो कैटेगरीज होती है। जो डीपोलराइजिंग है उसमें सक्सिनाइल कोलिन आता है, और सक्सिनाइल कोलिन का क्या साइड इफेक्ट है? हाइपरकलीमिया और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। जबकि नॉन डीपोलराइजिंग में जो रैपिड एक्टिंग है वो एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम है, और जो मॉडरेट एक्टिंग है उसमें मीवा क्यूरियम है, और लॉन्ग एक्टिंग में पैन क्यूरोनियम आती है। अब ये जो नॉन डीपोलराइजिंग है ना, इनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम क्या देंगे? क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर रही है, अम, मतलब स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर रही है, तो इनके एक्शन को ब्लॉक करना है या रिवर्स करना है तो आपने नियोस्टिग्मिन आपने देनी होती है। सही हो गया? तो ये था हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स के बारे में, और ये सारा बता दिया मस्करीनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। अब इसमें से जो टॉक्सिसिटी होती है वो मेनली एट्रोपिन की होती है, और जब एट्रोपिन देते हैं तो उसका जो निमोनिक होता है वो एक फ्रेज है, लाइक हॉट एज अ हेयर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फास्ट यानी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ड्राई स्किन, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। रेड एज अ बीट, यानी आपकी स्किन फ्लैश हो जाती है। ब्लाइंड एज अ बैट, क्यों? क्योंकि साइक्लोप्लीजिया हो जाता है। मैड एज अ हेटर, के सीएनएस में हेलोसिनेशन डिसओरिएंटेशन हो जाती है। और फुल एज अ फ्लास्क, के यूरिनरी रिटेंशन हो जाती होती है। इसके अलावा आपने ये एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में यूज नहीं करनी। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट में और इन्फेंट्स में अगर हाइपरथर्मिया हो तो उसमें भी आपने यूज नहीं करनी। तो ये सारा बता दिया। नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंपैथोमिमेटिक्स, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती होती है। क्लियर? अब इसमें से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग है उसमें सूडो इफेड्रीन प्लस फिनाइलेफ्रीन ये मिला के यूज करते हैं। सूडो इफेड्रीन और फिनाइलेफ्रीन कहाँ यूज करते हैं? नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर। ये नेजल कंजेशन को कम कर देती है। लाइक किसी को अगर नाक से पानी बह रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? अगर आप ज्यादा यूज करोगे 4 से 5 दिन तक, तो पेशेंट को रिनाइटस मेडिकामेंटोसा हो जाएगा, कि उसको रीबाउंड कंजेशन हो जाएगी। अब कुछ ड्रग्स ऐसी है जो डायरेक्ट एक्टिंग है। जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, अल्फा और बीटा को, और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ अल्फा को करती है और कुछ बीटा को करती है। अब जो अल्फा और बीटा एगोनिस्ट दोनों है उसमें एपिनेफ्रीन है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो एपिनेफ्रीन है वो बीटा रिसेप्टर को ज्यादा स्टिमुलेट करती है एज कंपेयर टू अल्फा रिसेप्टर। लेकिन जब आप डोज ज्यादा बढ़ाओगे तो वो अल्फा रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है। क्लियर? सही हो गया? अब जो एपिनेफ्रीन है वो कहाँ यूज की जाती है? नंबर 1, अगर पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस है वहां पे यूज करते हैं। नंबर 2, अगर पेशेंट को एस्थमा है
तो उसमें हम एपिनेफ्रिन यूज करते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट को ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो वहां पर हम यूज करते हैं एपिनेफ्रिन को। अगली ड्रग है नोरेपिनेफ्रिन। अब जो नोरेपिनेफ्रिन है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है, बीटा 2 के ऊपर ज्यादा काम नहीं करती होती। क्लियर? सही हो गया। तो ये बात आपने रट्टा मार लेना। अब जो नोरेपिनेफ्रिन है वो कहाँ यूज की जाती है? वो यूज की जाती है अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हम नोरपीन बनाते थे। इसके अलावा सेप्टिक शॉक हो या न्यूरोजेनिक शॉक हो वहां पे यूज करते हैं। अगली ड्रग है डोपामीन। अब डोपामीन जो होती है वो D1 और D2 रिसेप्टर पे काम करती होती है। डोपामीन और डोब्यूटामीन ये दोनों यूज करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आइनोट्रोपिक सपोर्ट देने के लिए, आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक सपोर्ट देने के लिए। तो ये बात रट्टा मार लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं हम अल्फा एगोनिस्ट के ऊपर। तो जो नॉन सेलेक्टिव है उसमें ऑक्सी मेटाजोलिन है जिसका कोई इतना खास रोल नहीं है, इसको छोड़ दो। जो इसका जो नॉन इम्पोर्टेंट है मैं उसको स्किप करवा रहा हूँ। जो अल्फा एगोनिस्ट है उसमें फिनाइल एफ्रीन यूज होती है। फिनाइल एफ्रीन अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो वहां पे यूज करते हैं फिनाइल एफ्रीन और सूडो इफेड्रिन। ये यूज करते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर, रिनाइटिस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिनाइलेफ्रिन यूज करते हैं इस्कीमिक प्राइबिज्म के अंदर क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देती है। क्लियर? जो मिडोड्रेन है ये कहाँ यूज करते हैं? मिडोड्रेन अल्फा 1 पे काम करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में ऑटोनोमिक इंसफिशिएंसी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा और ब्लड प्रेशर कम है तो ये ड्रग यूज करते हैं। इसके अलावा पोस्टुरल हाइपोटेंशन में यूज करते होते हैं। क्लियर? मिडोड्रेन। नेक्स्ट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, उसमें आती है क्लोनिडीन। अब जो क्लोनिडीन होती है ना, जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है ये एंटागोनिस्ट जैसा काम करते हैं। है ये एगोनिस्ट लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर्स ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट कर देते हैं। उसमें क्लोनिडीन आता है, क्लोनिडीन गुआनफेसिन। क्लोनिडीन और गुआनफेसिन कहाँ यूज करते हैं? नंबर 1 हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में, नंबर 2 अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर, तीसरा टोरेट सिंड्रोम में, और चौथा अगर किसी पेशेंट को ने ओपियाइड लिया है और उसके विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा ये जो प्रीक्लैम्सिया प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद करना कि अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो 4 ही ड्रग्स यूज होती हैं। एक ड्रग लेबिटोलोल है, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन, और चौथी कौन सी है? हाइड्रोलिजीन। क्लियर? लेकिन अल्फा मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट क्या है कि ये डायरेक्ट कोम्स पॉजिटिव हिमोलिटिक एनीमिया करवा देती है, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवा देती है और प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती होती है। नेक्स्ट जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है एक और जो छोड़ दिया इन्होंने वो टीजेनाडीन है। जो टीजेनाडीन होती है ये स्पाज्मोलिटिक है, यानी ये मसल स्पाज्म को रिलीव कर देती होती है। मसल स्पाज्म कब होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसके अलावा एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन ये कहाँ यूज होती है? ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर। ये एक्वस ह्यूमर की प्रोटेक्शन को इनहिबिट कर देती होती है। अब आते हैं बीटा एगोनिस्ट के अंदर। अब जो बीटा एगोनिस्ट है उसमें जो नॉन सिलेक्टिव है उसमें आइसोप्रोटीरानोल आती है। आइसोप्रोटीरानोल ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करती है। इसका कहाँ पे यूज करते हैं? हम टैकी एरिथमियास को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीटा 1 एगोनिस्ट में डोब्यूटामीन आती है। अब ये कहाँ यूज करते हैं? अगर किसी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो तो हम डोपामीन और डोब्यूटामीन ये मिला के यूज करते हैं। नंबर 2 जो डोब्यूटामीन है और डाइपेराडामोल ये दोनों कहाँ यूज करते हैं? हम कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग में, कि हमने स्ट्रेस इंड्यूस करना है हार्ट के ऊपर इस्कीमिया वगैरह देखने के लिए। अब आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के ऊपर। बीटा 2 एगोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें साबा और लाबा आते हैं, जस्ट लाइक सामा और लामा। जो साबा है उसमें मेन ड्रग है साबा। साबा के अंदर एल ब्यूटीरोल जिसको वेंटोलिन भी कहते हैं, एल ब्यूटीरोल। जो एल ब्यूटीरोल होती है ये कहाँ पे जो एल ब्यूटीरोल है ये कहाँ यूज करते हैं? एल ब्यूटीरोल एक्यूट एस्थमा में इस्तेमाल करते हैं और सीओपीडी में इस्तेमाल करते हैं। जबकि सालमेटिरोल लॉन्ग एक्टिंग है तो ये क्रोनिक एस्थमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो टर ब्यूटालीन होती है, टर ब्यूटालीन
टरब्यूटालिन हम टोकोलिटिक ड्रग के तौर पर यूज करते हैं टोकोलाइसिस वगैरह कराने के लिए, तो ये आपने रट्टा मार लेना। तो जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें साल्मिटिरोल फॉर्मिटिरोल है, ये क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा सीओपीडी, जबकि एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए एल्ब्यूटिरोल टरब्यूटालिन हम ये यूज करते होते हैं। इसके बाद कुछ ये थे डायरेक्ट एक्टिंग, कुछ है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आपके कौन कौन सी आ जाती है? इनडायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली काम नहीं कर रहे बल्कि इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कैसे काम कर सकते हैं? लाइक जो एम्फीटामिन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता होता है, या इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रिलीज को बढ़ा देता है, तो ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। अब जो एम्फीटामिन है वो 3 कंडीशन में यूज होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक तो मैंने क्लोनिडीन बताई थी, दूसरा ये ड्रग यूज करते हैं। इसके अलावा नार्कोलेप्सी में भी एम्फीटामिन यूज होता है। अगला जो है वो मैथएम्फेटामिन, ये इसका छोटा भाई है। और टिरामीन, टिरामीन का बस एक बात रट्टा मार लेना कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा देता होता है मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वाले पेशेंट के अंदर। इसके अलावा जो रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, रीअपटेक इनहिबिटर्स के अंदर आपके कोकेन है। कोकेन क्या करवाती होती है? कोकेन हॉर्नर सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस इसका यही है। ठीक हो गया। लेकिन एक बात याद रख लेना कि कई पेशेंट को कोकेन इंटॉक्सिकेशन है, किसी ने कोकेन लिया है तो उसमें आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देने, क्योंकि अगर आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया तो जो अल्फा रिसेप्टर है उनकी अनअपोज्ड स्टिमुलेशन चलेगी, जस्ट लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा। तो दो कंडीशन है, फियोक्रोमोसाइटोमा और कोकेन टॉक्सिकेशन। इसमें आपने पहले बीटा ब्लॉकर नहीं देने, क्योंकि बीटा ब्लॉकर वेसोडाइलेशन करवाते हैं। अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स को, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो अल्फा रिसेप्टर की वेसो कंस्ट्रक्शन होगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो टीसीए होती है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा सेरोटोनिन की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर देती होती है। क्लियर। और ये हम डिप्रेशन में इस्तेमाल करते होते हैं। अगली क्लास है हमारी ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक हो गया, ब्लॉकर्स के बारे में। तो जो सिंपैथोलिटिक्स है उसमें तो पहले हमने अल्फा 2 एगोनिस्ट पढ़ लिए, क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा, टीजेनाडीन। अब हम कुछ रियल अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं, कुछ सेलेक्टिव होते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव है उसमें जो इरिवर्सिबल है वो फिनॉक्सीबेंजामीन है, और जो रिवर्सिबल है वो फेंटोलमीन होता है। अब जो फिनॉक्सीबेंजामीन है वो कहाँ यूज होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा के ऑपरेशन से पहले आपने क्या यूज करना है? फिनॉक्सीबेंजामीन। जो फेंटोलमीन है वो अल्फा ब्लॉकर है। ठीक हो गया, अल्फा ब्लॉकर होती है। क्लियर। दोनों ही वैसे अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है। तो ये कहाँ फेंटोलमीन कहाँ यूज करते हैं? फेंटोलमीन एक तो फियोक्रोमोसाइटोमा के ऑपरेशन के दौरान यूज कर सकते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट को कोकेन लेने से हाइपरटेंशन हो गई है या हाइपरटेंसिव क्राइसिस है उसमें यूज करते हैं। नंबर 3, अगर किसी पेशेंट ने नोरेपिनेफ्रिन ज्यादा ले लिया है तो फेंटोलमीन यूज करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा ब्लॉकर, उसमें प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन आती है। अब ये जो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन होती है ये क्या करती है? अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो ये हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा बीपीएच के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली टैमसालोसिन बीपीएच के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो प्राजोसिन होती है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल होती है, नाइटमेयर्स को रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा कुछ अल्फा 2 सेलेक्टिव है, उसमें मिरटिजापिन आती है। मिरटिजापिन डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब डिप्रेशन के लिए नहीं, डिप्रेशन के मरीजों में, खास तौर पर डिप्रेशन के साथ भूख ना लगती हो, एनोरेक्सिया हो, क्योंकि ये एपिटाइट को बढ़ा देती है। अब हम आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग होती है वो प्रोपैनोलोल होती है, प्रोपैनोलोल होती है। क्लियर। अब जो प्रोपैनोलोल होती है उसके बहुत सारे स्पेसिफिक यूजेस आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। एक बात रट्टा मार लेना कि जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं उसमें प्रोपैनोलोल, नेडालोल और टीमालोल, ये 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक हो गया। कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देती है, उसमें कार्बिडालोल और लेविटालोल आ जाती है। कुछ ऐसी बीटा ब्लॉकर है जो बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। कुछ ऐसी बीटा ब्लॉकर है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को बढ़ा देती है, उसमें नेबिवलोल यूज होता है। क्लियर। तो ये सारे बीटा ब्लॉकर्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया है। यानी कुछ ऐसी बीटा ब्लॉकर है जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करती है, उसमें लेबिटालोल, और लेबिटालोल कहाँ यूज होता है? हाइपरटेंसिव
सॉरी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, अयोर्टिक डाइसेक्शन के अंदर, और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के लिए। और कार्बिडालोल कहाँ यूज होती है? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इसोफेजियल वायरसेस, इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? नंबर 1, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट के ऊपर कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आपने देनी है, उसमें मेटाप्रोलोल, कार्बिडालोल और बाइसोप्रोलोल आता है। तो नंबर 1, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए बीटा ब्लॉकर यूज होती है। नंबर 2, ग्लोकोमा के लिए बीटा ब्लॉकर यूज होती है, इसमें एग्जांपल है टीमालोल। नंबर 3, हार्ट फेलियर के लिए बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली मेटाप्रोलोल, कार्बिडालोल, बाइसोप्रोलोल। नंबर 4, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, वही बता दिया बीटा ब्लॉकर। नंबर 5, हाइपरथायरॉयडिज्म हो या थायराइड स्ट्रॉम हो तो उसके लिए प्रोपेनोलोल यूज करती है। नंबर 6, अगर पेशेंट को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। नंबर 7, माइग्रेन की प्रिवेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, लाइक प्रोपेनोलोल। मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसके लिए यूज करते हैं ताकि मोर्टेलिटी कम हो जाए। नंबर 7, सुप्रावेंटिकुलर टैकिकार्डिया के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, वही मेटाप्रोलोल यूज करते हैं। इसोफेजियल वायरसेस की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेनली कार्बिडालोल और नोडालोल आ जाता होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो ये सारा था हमारा बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो हमारा ये तो हो गया हमारा ये पैरासिम्पैथोलिटिक्स था। हम्म। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये अच्छा ये देख रहा था। तो हमारा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ऑटोक्वाइट्स का है, हिस्टामिन वाला है। अब जो हिस्टामिन होता है उसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर। जो H1 रिसेप्टर है वो टिपिकल एलर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। अब जो एंटी हिस्टामिन होती है वो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन वाली होती है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो है ना ड्रग्स, उनके लास्ट में EN या IN आ रहा है, लाइक डाइफिनहाइड्रामाइन, डाइमीन हाइड्रेनेट, क्लोरफेनिरामीन और डोक्सालामीन, ये आती होती है। जबकि सेकंड जनरेशन के लास्ट में ADINE आ रहा है, लाइक लोराटिडीन, फिक्सोफेनाडिन, डेसलोराटिडीन। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो H1 ब्लॉकर्स होती है ये सिर्फ H1 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती, ये अल्फा 1 को भी करती है और मस्करीनी को भी करती है। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन है उन वो ज्यादा सीडेशन करवाती है एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। तो ये रट्टा मार लेना। अभी कहाँ यूज करते हैं एंटी हिस्टामिन? एलर्जी में इस्तेमाल करते हैं, मोशन सिकनेस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्लीपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब है H2 एंटागोनिस्ट, इसमें आपकी सिमाटिडीन आ जाती है, सिमाटिडीन, रैनिटिडीन ये आपकी आ जाती है। अब जो H2 रिसेप्टर है GIT के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये एसिड सप्रेशन थेरेपी है, एसिड को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। लाइक कहाँ यूज होती है? पेप्टिक अल्सर डिजीज, गेस्ट्राइटिस या गर्ड वाले पेशेंट के अंदर। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सिमाटिडीन है वो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है। इसके अलावा सिमाटिडीन गायनिकोमास्टिया भी करवा देती है। इसके अलावा जो सिमाटिडीन होती है वो एंटी एंड्रोजन इफेक्ट भी शो करती होती है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग रट्टा मार लेना। अब हम आ जाते हैं सेरोटोनिन के ऊपर। अब सेरोटोनिन का जो सेरोटोनिन 1 रिसेप्टर है उसमें जो 1B और 1D रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है उसमें सुमाट्रिप्टान है। कौन सी ड्रग है? सुमाट्रिप्टान। कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है? 1B और 1D रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। अब सुमाट्रिप्टान कहाँ पे यूज होती है? एक ही क्लिनिकल इंडिकेशन रट्टा मार लेना कि ये एक्यूट माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होती है, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर? उसका साइड इफेक्ट क्या है? ये सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा देती है। जो बाकी है एगोनिस्ट, इसमें लोर कैसरीन है, ये ओबेसिटी में इस्तेमाल होती है, टीगासिरोड ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज के जो एंटागोनिस्ट है सेरोटोनिन के जो टाइप 2 उसमें फिनॉक्सीबेंजामीन भी आ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस ये रट्टा मार लेना। जो सेरोटोनिन का टाइप 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो एलोसेट्रॉन है वो इस्तेमाल होता है IBS वाले पेशेंट में, IBS वाले पेशेंट में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट में। और जो आपका होता है बाकी जो ओडेनसेट्रॉन है ये कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कीमो के बाद
नोजिया वॉमिटिंग है, तो उसके लिए ओडेनसेट्रॉन या ऑनसेट आपने यूज करना होता है। ठीक हो गया। इसके बाद एर्गेट एल्केलॉइड्स हैं। एर्गेट एल्केलॉइड्स में जो एर्गोटामीन होता है, ये कहाँ यूज होता है? ये पोस्ट पार्टम हेमरेज में इस्तेमाल होता है, पीपीएच में इस्तेमाल होता है। जबकि ब्रेन में जो काम करते हैं वो ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन है, ये दो ही जगह पे यूज होते हैं। एक तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में, क्योंकि ये D2 एगोनिस्ट है, और दूसरा ये इस्तेमाल होते हैं पार्किंसन वाले पेशेंट में, हालांकि इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट है ईकोसिनाइड्स, ल्यूकोट्राइन। तो ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4, दीज आर द स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, तो ये एनाफाइलैक्सिस करवाते हैं। इसके अलावा जो थ्रोम्बोक्सिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है और इसको इनहिबिट करती है लो डोज एस्पिरिन। जबकि जो प्रोस्टासाइक्लिन है, इसका इंपॉर्टेंट है इपोप्रोस्टिनोल। जो इपोप्रोस्टिनोल होती है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है। क्लियर। जबकि पीजी इवन एनालॉग, इसमें माइजोप्रोस्टोल है। माइजोप्रोस्टोल कहाँ यूज होती है? नंबर 1 कि ये ऑफ लेबल के तौर पर इस्तेमाल होती है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। नंबर 2 एनसिड इंड्यूस अल्सर करवा देती है, लेकिन ये अबॉर्शन में मेनली ज्यादा यूज होती है। क्लियर। जो PGE2 एनालॉग है, उसमें डाइनोप्रोस्टोन है, ये भी इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इस्तेमाल होती है। और PGF2 अल्फा एनालॉग, इसमें लेटानोप्रोस्ट है। लेटानोप्रोस्ट कहाँ यूज होती है? ग्लोकोमा के अंदर, ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर यहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट है एनसेड एंड अदर ड्रग्स। तो एनसेड एंड अदर ड्रग्स में आपकी कॉक्स इनहिबिटर्स आ जाती है, साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर्स आ जाती होती है। अभी कैसे यूज होती है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। अब जो कोक्स इनहिबिटर है, कोक्स 1 और 2, तो इसमें जो इरिवर्सिबल होता है वो एस्पिरिन होता है, और बाकी सारी क्या होती है? वो रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर्स होती है, रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। तो जो एस्पिरिन है वो इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो लो डोज एस्पिरिन है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को डिक्रीज करती है। जो इंटरमीडिएट डोज है वो एंटीपायरेटिक और एनर्जेसिक होती है, हाई डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। ठीक हो गया। लेकिन एस्पिरिन का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? कि ये टिनाइटस करवाती है, एलर्जिक रिएक्शन करवा देती है, एक्यूट किडनी इंजरी करवा देती है। बच्चों में यूज करें तो राई सिंड्रोम हो जाएगा, और पहले रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है। और इसका एंटीडोट कौन सा होगा? सोडा बाइकार्बोनेट होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तक हो गया। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कोक्स 2 सेलेक्टिव है, जो सिर्फ कोक्स 2 को ही ब्लॉक करती होती है। कोक्स 2 ये वो एंजाइम है जो सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सेल में ही एक्सप्रेस होता है, जो इन्फ्लेमेशन करवाता होता है। क्लियर। अब जो कोक्स 2 है, इनका साइड इफेक्ट क्या है? कि ये थ्रोम्बोसिस करवा देती होती है। कहाँ यूज करती है? ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले पेशेंट में। इसके बाद है DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये हमारी इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर देती है। इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग है, वो है मीथोट्रेक्सेट। अब मीथोट्रेक्सेट कहाँ यूज होता है? पहले मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करता है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब जो मीथोट्रेक्सेट है, ये कैंसर कीमोथेरेपी में भी इस्तेमाल होती है और दूसरी कंडीशंस में भी इस्तेमाल होती है। तो मीथोट्रेक्सेट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है? नंबर 1 कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2 ये मेडिकल अबॉर्शन विथ माइजोप्रोस्टोल। इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज और वास्कुलाइटिस उसमें इस्तेमाल होती है। कुछ मलिग्नेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक ALL और कोरियोकार्सिनोमा। नेक्स्ट कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो टी सेल्स के एक्शन के साथ इंटरफेयर करती है, उसमें सल्फासेलाजिन आ जाती होती है। सल्फासेलाजिन कहाँ यूज होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। कुछ ऐसी है जो आपके बी सेल के फंक्शन को ब्लॉक कर देती है, CD20 में कौन सी आती है? रिटॉक्सीमाप यूज होती है, CD20 ब्लॉकर। अब जो रिटॉक्सीमाप है, ये मेनली किस कंडीशन में इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। इसके अलावा CLL में इस्तेमाल होती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती है, कुछ हीमाटोलॉजी कंडीशन लाइक ITP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इस्तेमाल होती है। क्लियर। और इसके बाद कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो TNF अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, एंटी TNF अल्फा ब्लॉकर होती है। अब एंटी TNF अल्फा ब्लॉकर्स में आपकी इटानरसिब, इन्फ्लिक्सीमाब, गोलीमुमाब ये आ जाती होती है।
क्लियर। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये टीबी को रिएक्टिवेट कर देती है। ये यूज कहाँ करते हैं? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। सही हो गया। लेकिन ये टीबी को रिएक्टिवेट कर देती है और ड्रग इंड्यूस एसएलई भी करा देती है। अगला एस्टामाइनोफेन है, तो ये रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है। ठीक हो गया। अब एस्टामाइनोफेन यू नो कि ये पैनाडोल है, पेन किलर है, उसके तौर पे इस्तेमाल हम करते होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। इसके बाद है गाउट के लिए। अब जो गाउट में दो तरह की दवाइयां इस्तेमाल होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। जो एक्यूट गाउट है उसके लिए मिमोनिकिस, सीएनजी, कॉल्चिसिन, एनसेड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सबसे पहले एनसेड देते हैं, लेकिन अगर एनसेड की कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो तो फिर कॉल्चिसिन पे जाते हैं, अगर कॉल्चिसिन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे जाते हैं। क्रॉनिक के लिए आप कहाँ पे है? क्रॉनिक में आपका आ जाता है, क्रॉनिक में आपका कोल्चिसिन तो आप क्रॉनिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्रॉनिक में जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है उसमें एलोपिरिनोल और फीबोक्सोस्टैट, ये दोनों ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये है। इसके अलावा एलोपिरिनोल कहाँ यूज करते हैं? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसको प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर। और हम क्रॉनिक गाउट में क्या दे सकते हैं? यूरिकोस यूरिक एजेंट, जिसमें प्रोबेनिसिड और सल्फिन पैराजोल, जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। सही हो गया। और एक पैग्लॉटिक केस भी है जो कि रिकम्बिनेंट यूरिक केस होता है। अब हम आ जाते हैं एस्थमा की ड्रग्स के लिए। जो एस्थमा की ड्रग्स होती हैं उसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं? उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाती है, जो ब्रोंकाई को डायलेट करती है। अगर हमें ब्रोंको डायलेशन करवानी है तो या तो सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट कर दो या पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दो। तो जो सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करती है उसमें साबा है। ठीक हो गया। साबा, लाबा, एपिनेफ्रीन, इफेड्रीन। ठीक हो गया। इसके अलावा मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन ये यूज होता है। सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर एक के आपके वन लाइनर्स याद रख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एल्ब्यूटेरोल होती है वो साबा है एक्यूट सिम्टम्स के लिए, साल्मेटेरोल लॉन्ग एक्टिंग है तो ये क्रॉनिक सिम्टम्स के लिए या प्रोफाइलैक्सिस के लिए। जबकि इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये क्रॉनिक एस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। जो सामा होता है ये मेनली सीओपीडी में इस्तेमाल होता है। मोन्टिलुकास्ट, जाफिलुकास्ट एस्पिरिन इंड्यूस्ड या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में इस्तेमाल होते हैं। ओमेलिजुमाब ये एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक हो गया। तो ये कहाँ पे यूज करेंगे? ऐसा अस्थमा जिसमें आईजीई का लेवल बहुत ज्यादा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा। थियोफाइलिन इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है। ठीक हो गया। तो ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है, इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती। जो मास्ट सेल इनहिबिटर्स होती है, जो मास्ट सेल की डीग्रैन्युलेशन को इनहिबिट करती है, उसमें क्रोमाइलिन आ जाता है। क्रोमाइलिन, जो क्रोमाइलिन है ये एस्थमा की प्रोफाइलेक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि सारा समझ आ गया होगा। सीओपीडी के लिए मेनली सामा और लामा यूज करते होते हैं। अब हम आ जाते हैं जीआईटी के ऊपर। जीआईटी में कुछ हम ड्रग्स यूज करते हैं, वो है एसिड सप्रेशन थेरेपी। अगर हमने एसिड को सप्रेस करना है तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो या फिर आप पीपीआई यूज करो जो पंप को ही इनहिबिट कर देती है, जो एसिड की सिक्रेशन करवाता होता है। क्लियर। तो ये आपका जीआईटी के ड्रग्स हैं। तो जीआईटी में एसिड सप्रेशन थेरेपी है, उसमें एंट एसिड है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। इनके साइड इफेक्ट एग्जाम में आते हैं। लाइक जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉन्स्टिपेशन करवा देती है और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरिया करवा देती है। अगला इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मिल्क अल्कली सिंड्रोम करवा देती है क्योंकि कैल्शियम ज्यादा है। क्लियर। H2 ब्लॉकर, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिमेटिडीन, फैमोटिडीन, निजाटिडीन। तो ये H2 ब्लॉकर पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्राइटिस में यूज करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई है, ओमेप्राजोल, ये रट्टा मार लेना। अभी क्या करती है? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है। तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्राइटिस, GERD वाले पेशेंट में, सोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम में। इसके अलावा H पाइलोरी में जो ट्रिपल या क्वाड्रिपल रेजिमेन होता है, ट्रिपल रेजिमेन में क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और पीपीआई है, और क्वाड्रिपल रेजिमेन के अंदर टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ और कौन सी आती है, मेट्रोनिडाजोल और पीपीआई के यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पीपीआई है उनके यूज करने से ना कोलेस्ट्रेडियल डेफिसिट का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, विटामिन B12 की मैल अब्जॉर्प्शन होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है।
अगला है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट, तो उसमें सुक्रलफेट है। एक बात याद रख लेना कि जो सुक्रलफेट और के साथ आपने बाकी ड्रग्स नहीं देनी। क्यों? क्योंकि जो सुक्रलफेट है वो बाकी जो ड्रग्स है लाइक पीपीआई और H2 ब्लॉकर उनकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया। लेकिन जो पीपीआई अगर हम जो साथ में यूज करते हैं, पीपीआई एसिडिक एनवायरनमेंट को कम कर देती है जिससे सुक्रलफेट एक्टिवेट नहीं हो पाता। दैट मीन्स सुक्रलफेट और पीपीआई कभी दोनों मिला के नहीं देने, क्योंकि दोनों एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। क्लियर? तो ये बिस्मथ इसके अलावा और कहाँ यूज होता है? ट्रैवलर डायरिया में भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं माइजोप्रोस्टोल, तो ये बता दिया PGE1 एनालॉग है, एसिड प्रोडक्शन को कम कर देती है, खासतौर पर अगर एनसेड की वजह से एसिड पेप्टिक अल्सर डिजीज हो चुका है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लैरिथ्रोमाइसिन या ट्रिपल और क्वाड्रुपल रेजिमेन में इस्तेमाल होती है। अगला प्रोकाइनेटिक एजेंट है जिसमें D2 ब्लॉकर है, मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। ये डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में यूज होते हैं। लेकिन ये याद रख लेना कि जो मेटाक्लोप्रामाइड है वो CNS में एंटर हो जाती है और ये क्या करवा देती है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, तो ये पार्किंसन को स्टिमुलेट करवा देती है, मतलब पार्किंसन डिजीज करवा देती है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन और नियोस्टिग्मिन ये भी GIT को स्टिमुलेट कर देती है। नेक्स्ट इज लेक्सेटिव या परगेटिव्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कहाँ पे यूज होती है? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, कब्ज कुशा ड्रग्स। अब इसमें कुछ बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स है जिसमें मिथाइल सेलुलोज और सीलियम आती है। क्लियर? तो ये बल्क फॉर्मिंग क्या करती है? पानी को खींच लाती है जिसकी वजह से विस्कस लिक्विड बनता है जो पेरिस्टालसिस को प्रोमोट करता है। एक बात याद रख लेना, ऐसी ड्रग्स जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है वो डायरिया करवा देती है। ऑस्मोटिक एजेंट में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और लैक्टोलोस है, ये पानी को खींच लाते हैं। स्टिमुलेंट के अंदर आपका बिसाकोडाइल और सीना आ जाता है, बिसाकोडाइल और सीना आ जाता है। जो इमोलियंट्स हैं उसमें डोक्यूसेट आ जाता है। इसके अलावा कुछ क्लोराइड चैनल को स्टिमुलेट करने वाले लुबिप्रिस्टोन और लिनाक्लोटाइड आ जाता है। इसके अलावा हम ओपियाइड के भी एंटागोनिस्ट यूज करते हैं लाइक मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन, वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते होते हैं। क्लियर? अब है एंटी डायरियल। अब डायरिया के लिए आप क्या यूज करते हैं? ओपियाइड्स, जिसमें लोप्रामाइड और डाइफिनॉक्सलेट ये एंटी डायरियल एजेंट है। क्लियर? तो यही है मेन। इसके अलावा जो IBS होता है उसके लिए सेरोटोनिन का टाइप 3 एंटागोनिस्ट यूज करते हैं जिसमें एलोसेट्रॉन है। इसके अलावा हम नोस्पा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीमेटिक्स, और एंटीमेटिक्स में मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लाइक जो स्कोपोलामीन है वो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, मोशन सिकनेस में यूज करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड इतने ज्यादा यूज नहीं करते। कैनाबिनॉइड्स ये भी इतने ज्यादा यूज नहीं करते। D2 ब्लॉकर उसमें फिनोथायाजीन्स आ जाती हैं लाइक आपके प्रोक्लोरो प्रोक्लोरपैराजीन और मेटाक्लोप्रामाइड, ये D2 ब्लॉकर्स होती हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन टाइप 3 ब्लॉकर्स, इसमें ओडेनसेट्रॉन है जो कीमो के बाद अगर नोजिया वॉमिटिंग हो उसके लिए यूज होता है। H1 ब्लॉकर वो भी मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस के लिए। और न्यूरोकाइनिन ब्लॉकर्स, इसमें एप्रापिटेंट और फोसाप्रेपिटेंट आता है, तो ये भी कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की ड्रग्स। इसमें याद कर लेना जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें मेनली अमाइनो सैलिसाइलेट्स ये यूज करते हैं जिसमें मीसालामीन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग्स हैं जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंटी TNF अल्फा, ये ड्रग्स ज्यादातर यूज की जाती होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंदर, तो उसमें आते हैं पहला GnRH एगोनिस्ट। वैसे ये GnRH एगोनिस्ट का रोल आपने रिप्रोडक्टिव पे ज्यादा पढ़ना है एज कम्पेयर टू एंडोक्राइन। मैं ऐसे बता देता हूँ, जो GnRH एगोनिस्ट होते हैं या एनालॉग्स होते हैं ये एंटागोनिस्ट जैसा बिहेव करते हैं। इसमें लियोप्रोलाइड, गोसिरालिन, नेफरलिन ये यूज होते हैं। अब ये कहाँ यूज करते हैं? ये हर वो कंडीशन में जिसमें ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करना हो वहां पे यूज करते हैं लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड में जिसमें ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियोसिस जिसमें पेन ज्यादा होता है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर, उसमें हम इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? GnRH एंटागोनिस्ट, इसमें डैगर एलिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। अब इंटीरियर पिट्यूटरी की ड्रग है, इसमें ग्रोथ हार्मोन एगोनिस्ट किसी काम के नहीं है लाइक आप ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में आप दे दोगे। ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्ट्रियोटाइड है ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, और कहने का मतलब है कि ये
यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन है, तो ये एक्रोमेगैली, ग्लूकागोनोमा, इंसुलिनोमा इन सब में इस्तेमाल होता है। क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो एलएच जो बीटा एससीजी होता है उसके पास एलएच वाली पावर भी होती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है जिससे प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है। इसमें ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन आ जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाती है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें ऑक्सीटोसिन आ जाता है। अब जो ऑक्सीटोसिन का एगोनिस्ट वो खुद ऑक्सीटोसिन होता है जिसको सिंटोसिनोन हम कहते होते हैं। अब ऑक्सीटोसिन दो कंडीशन में हम इस्तेमाल करते होते हैं, दो तीन कंडीशन में मेनली। नंबर 1 इंडक्शन ऑफ लेबर, नंबर 2 अगर लेबर प्रोग्रेस ना हो रहा हो, नंबर 3 पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका जो एंटागोनिस्ट है वो टोकोलिटिक ड्रग है। अब वेसोप्रेसिन एंड एडीएच पे आ जाते हैं, तो जो एडीएच का एगोनिस्ट होता है उसमें डेस्मोप्रेसिन मेनली इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज करते हैं? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं। इसके अलावा वॉन विलिबरन डिजीज में, नॉक्टर्नल स्लीप एंड यूरेसिस में यूज करते हैं, और हीमोफिलिया ए में, क्योंकि ये वॉन विलिबरन फैक्टर को रिलीज करवा देता है। इसके जो एंटागोनिस्ट होते हैं कोनिवेप्टेन, टोलवेप्टेन, ये V2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में इस्तेमाल करते हैं। अगला हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड हार्मोन की कमी है तो लिवोथायरोक्सिन, लियोथायरोनिन ये यूज करते होते हैं। ठीक हो गया। जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो पेशेंट में थायराइड हार्मोन की कमी होती है। जबकि ग्रेव्स डिजीज हो, हाइपर थायरॉयडिज्म हो, तो प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल यूज करते हैं। अब ये थियोनामाइड्स हैं, ये प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल ये थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल और सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल, क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करवाती है? हेपेटोटॉक्सिक होती है। और मेथिमाजोल फर्स्ट में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये टेराटोजेनिक होती है। क्लियर। इसके अलावा जो थियोनामाइड्स होती है इनको ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन कंडीशन में यूज करने से ऑफ्थेल्मोपैथी बढ़ जाती होती है। क्लियर। कुछ आयोडाइड्स हैं जिसमें ल्यूकोल सोल्यूशन है, ये मेनली रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है, थायराइड ग्लैंड को उड़ाने के लिए। क्लियर। तो और प्रोपेनालोल के ये थायराइड स्टॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है, और एमिड्रियोन या एंटीरिदमिक ड्रग होती है। अब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें जो कॉर्टिसोल है ये यूज करने से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फ्लूट्रोकॉर्टिसोन है वो हम एडिसन डिजीज में इस्तेमाल करते हैं, कि इसके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पावर दोनों होती है। क्लियर। अब हम कुछ एंटागोनिस्ट पे आ जाते हैं कि जो माइफिप्रिस्टोन है, वैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, अबॉर्शन वाला एजेंट है, लेकिन कभी कभार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को भी कर देता है। इसके अलावा जो स्पाइरिनोलैक्टोन है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। स्पाइरिनोलैक्टोन मेनली कहाँ यूज होती है? ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, या फिर हेपेटिक असाइटिस में इस्तेमाल होती है। या फिर स्पाइरिनोलैक्टोन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? लाइक एंटी एंड्रोजन ड्रग के तौर पर, लाइक हम पीसीओएस में इस्तेमाल कर सकते होते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंड्रोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसमें कीटोकोनाजोल है, याद करना कि एंटी फंगल ड्रग है कीटोकोनाजोल, और ये प्रोस्टेट के कैंसर में भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ओवेरियन हार्मोन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट्रोजन होता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल। अब ईस्ट्रोजन कब यूज करेंगे? जब ईस्ट्रोजन की कमी होती है। ठीक हो गया। अब ईस्ट्रोजन की कमी कब होगी? जब हाइपोगोनेडिज्म होता है या ओवरी फेल हो जाती है। नंबर 2 ईस्ट्रोजन हम कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 HRT में कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईस्ट्रोजन लेने से क्या होगा? एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ जाएगा, हेपेटिक एडिनोमा, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, ब्रेस्ट टेंडरनेस ये देखने को मिलेगी। अब इसके जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसको सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोमिफेन। क्लोमिफेन ओव्यूलेशन इंडक्शन प्रोटोकॉल में यूज होती है। इनफर्टिलिटी है पीसीओएस की वजह से तो वहां पे यूज होती है। जो टोमैक्सोफिन है और रिलैक्सोफिन है ये इंपॉर्टेंट है। जो टोमैक्सोफिन है ये ब्रेस्ट के ऊपर तो एंटागोनिस्ट है, लेकिन यूट्रस के ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट है। दैट इज वाई कि ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये क्या करवा देती है? ये एंडोमेट्रियल कैंसर करवा देती होती है। तो मेनली अगर किसी फीमेल को ER/PR ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, प्री मेनोपॉजल है तो टोमैक्सोफिन दो, पोस्ट मेनोपॉजल है तो एरोमेटेज इनहिबिटर दे दो, जिसमें एनस्ट्राजोल लेट्राजोल आ जाते हैं।
जो रिलैक्सोफिन होती है वो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में यूज करते हैं टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? तो ये था हमारा। अब कुछ प्रोजेस्टिन है जिसमें लीवोनोरगेस्ट्रिल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रोजेस्टिन कहाँ यूज होता है? सीओसीपी के फॉर्म में। इसके अलावा प्रोजेस्टिन चैलेंज टेस्ट के लिए इस्तेमाल हम करते होते हैं। क्लियर? और इसका जो एंटागोनिस्ट है वो माइफिप्रिस्टोन है, एंड यू नो बेटर कि ये क्या करता है। ये जो माइफिप्रिस्टोन है वो एक अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यूलिप्रिस्टल एसिटेट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब कुछ एंड्रोजन हार्मोन्स के ऊपर आ जाते हैं। तो जो एंड्रोजन हार्मोन का जो एगोनिस्ट होता है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन कब यूज करेगा? जब हाइपोगोनेडिज्म होगा। और जो उसके एंटागोनिस्ट होते हैं उसमें इसके कुछ रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, लाइक फ्लूटामाइड और बिक्लोटामाइड है। कुछ सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं, लाइक कीटोकोनाजोल है, फिना और कुछ एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट नहीं होने देते, इसमें फिनास्टेराइड है। अब ये मेनली कहाँ यूज होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर में। बस जो फिनास्टेराइड है वो बीपीएच और मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है उसमें फिनास्टेराइड है, जो बीपीएच और मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए ट्रीट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद कुछ पेनक्रियाटिक हार्मोन्स है, ये वंस अगेन एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी ही है। तो इसमें इंसुलिन आ जाती है। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन के कुछ प्रिपरेशन होती है, इंसुलिन की 4-5 प्रिपरेशन होती है, पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सही हो गया? तो जो इंसुलिन होती है वो 5 टाइप की होती है। रैपिड एक्टिंग के अंदर लिस्पेरो, अस्पार्ट और ग्लूलिसिन है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में न्यूट्रल, प्रोटामीन, हैजो हो गए। लॉन्ग एक्टिंग में डेटामेर, ग्लार्जिन है। और वेरी लॉन्ग एक्टिंग में डेग्लोडेग है। सही हो गया? अब ये करती क्या है? टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर के जरिए काम करती होती है। और इंसुलिन यू नो बेटर की कहाँ यूज होती है? डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में। इसके अलावा डीकेए वाले पेशेंट में, हाइपरक्लीमिया में या स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया में इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉन इंसुलिन होते हैं, इसमें इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स है। अब जो इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स होते हैं ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। इसमें सल्फोनाल यूरिया और मैग्लीटिनाइड्स आते हैं। जो मैग्लीटिनाइड्स हैं उसमें नाइटिक्लिनाइड और एपिक्लिनाइड है। और जो सल्फोनाल यूरिया वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्लोप्रोपामाइड और टोलब्यूटामाइड आता है। सेकंड जनरेशन में ग्लिपिजाइड, ग्लिब्यूराइड ये आते होते हैं। सही हो गया? तो ये बात रट्टा मार लेना, सारे जो जी वाले हैं वो आपके कहाँ देखने को मिलते हैं? वो सेकंड जनरेशन में देखने को मिलते हैं। अब ये ड्रग्स करती क्या है? ये इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देती है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वेट गेन और हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है, जस्ट लाइक इंसुलिन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाइगुआनेट्स, तो इसमें मेटफॉर्मिन होता है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। कैसे? कि माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है और ये वेट लॉस करवा देता होता है। सही हो गया? नेक्स्ट इज थायाजोलिडाइनिडायोन्स, इसमें पीओ ग्लेटाजोन है। ये पीपीईआर गैमा रिसेप्टर पे काम करते हैं। याद कर लेना कि जो पीपीईआर अल्फा होता है वहाँ पे फाइब्रेट्स काम करते हैं। अब जो पीओ ग्लेटाजोन है ये हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये एडीमा करवा देता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो ग्लूकोज इंड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देती है। इनको इंक्रेटिन्स कहते हैं। उसमें GLP-1 एनालॉग्स है जिसमें लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड ये आ जाते होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ग्लूकागोन की रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटाइम को कम कर देते हैं और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देते होते हैं। साइड इफेक्ट इज पेनक्रियाटाइटिस। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो GLP कंपाउंड को टूटने नहीं देती। उसमें डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर है। उसमें ग्लिप्टिन आती है, लीनाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन। उनका साइड इफेक्ट क्या है? कि रिस्पायरेटरी और यूरिनरी इन्फेक्शन करा देती है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे अमाइलिन एनालॉग्स है, तो इसमें प्रेवलेंटाइड है, उसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लास्ट में SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 इनहिबिटर इसमें ग्लिफ्लोजिन आता है और इनका इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये ग्लाइसेमिक DKA करवा देते हैं और ग्लूकोज यूरिया भी करा देते होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट में ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन एक ही कंडीशन में इस्तेमाल होती है अगर बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी हो गई है।
नेक्स्ट इज बोन होम्योस्टेसिस, यानी जो किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसके लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते होते हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो बिस्फॉस्फोनेट होती है। इसके अलावा टेरीपैराटाइट ये भी यूज करते हैं। अब ये रिकम्बिनेंट पीटीएच एनालॉग्स हैं। जब इसको पल्सेटाइल फॉर्म में देते हैं तो ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। और जो विटामिन डी एनालॉग्स, तो इसमें आपके कोलिकैल्सिफेरॉल ये भी हम यूज करते हैं। कैल्सिटोनिन ये कैल्शियम के लेवल को कम कर देता होता है, यू नो बेटर कैसे कम करता है। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, उसमें रिलैक्सोफिन है जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो बिसफॉस्फोनेट। जो बिसफॉस्फोनेट होती है वो करते क्या है, वो हाइड्रोक्सल एपिटाइट क्रिस्टल पे बाइंड करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ये ना सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि हाइपरकैल्सीमिया, पेजेड डिजीज ऑफ बोन, मेटास्टैटिक बोन डिजीज, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बट इसके 3 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। पहला पिल इंड्यूस इसोफेजाइटिस है, नंबर 2 ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, और नंबर 3 एटिपिकल फेमरल फ्रैक्चर्स करवा देते होते हैं। बाकी भी ड्रग्स हैं इनको छोड़ देना, किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। अब जो डायूरेटिक्स होती है उनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं, डिफरेंट जगह पे काम करती है। क्लियर, सही हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डायूरेटिक्स वाले सेक्शन को। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसमें मैनिटोल आ जाती है, यूरिया वगैरह भी आ जाती है। कहाँ गया ऑस्मोटिक प्ले एजेंट, कहाँ गए। अच्छा, ओके। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है उसमें मेनली मैनिटोल आ जाती है। अब ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ये ऑस्मोलैलिटी को बढ़ा देती है, पानी को इंटरस्टिशियम से खींच के इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में ले आती है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो रेट बढ़ेगा। अब ये 2 कंडीशन में इस्तेमाल होती है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो या इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो, यानी ये ग्लूकोमा के लिए या रेस्ट आईसीपी के लिए इस्तेमाल होती है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज किसको पल्मोनरी एडिमा में नहीं देना। नेक्स्ट इज आगे चलते होते हैं पीसीटी पे चलते हैं। क्लियर। जो पीसीटी के ऊपर डायूरेटिक काम करती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर काम करती है। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स भी काम करती होती है। क्लियर। ग्लिफलोजिन सारी वो तो हमने सारा पढ़ लिया, कहाँ पे यूज करते हैं, ये हार्ट फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो एस्ट्राजोलामाइड होती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। ये क्या करती है, ये बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। जब बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ यूज होगी, अगर किसी पेशेंट को ग्लोकोमा है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है, माउंटेन सिकनेस है, या इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, इन 4 कंडीशन में यूज होती है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है उसमें प्रोक्सिमल आरटीए करवा देती है, सल्फर ड्रग की एलर्जी करवा देती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है। सही हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स भी बन जाते हैं। जो लूप डायरेटिक्स होती है इसमें फ्यूरासामाइड होती है। हर वो कंडीशन जिसमें एडिमा होता है, लाइक हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पल्मोनरी एडिमा, वहाँ पे यूज होती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पे भी यूज होती है। नेक्स्ट इज कि जो आपका थायराइड डायूरेटिक है ये अर्ली डीसीटी पे काम करती है। ये हाइपरटेंशन में इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, क्योंकि ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में भी यूज होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इस कि ये 4 चीजों को बढ़ा देती है, ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिक एसिड और कैल्शियम लेवल। सल्फा एलर्जी भी करा देती है। फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है जिसमें स्पाइरिनोलैक्टोन है। अब ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करती है, तो ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए इस्तेमाल होती है। अगर पोटेशियम की कमी हो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हेपेटिक एसाइटिस हो, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो, या एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट करवाने हो, वहां पे हम यूज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारा का सारा मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ एंटी हाइपरटेंसिव है, तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव में डायूरेटिक्स है, थायरोजाइड और लूप डायूरेटिक्स, इनका मैंने बता दिया। मेनली थायरोजाइड डायूरेटिक्स ये इसेंशियल हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है एज कम्पेयर टू लूप डायूरेटिक्स। अगला कुछ सिंपैथोप्लेजिक्स है, इसमें ये छोड़ो इंट्रा ये नहीं करने। जो कुछ ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। उसमें क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में और मिथाइल डोपा
प्रेगनेंसी वाली हाइपरटेंशन के लिए। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, रिजर्पिन, ये सारे इस्तेमाल नहीं होते। क्लियर। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेटर्स के ऊपर। जो वेसोडाइलेटर्स है उसमें पहला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो कैटेगरी के हैं, डाईहाइड्रोपिराडीन और नॉन डिहाइड्रोपिराडीन। जो डाईहाइड्रोपिराडीन है उसमें एम्लोडिपिन, क्लेविडिपिन, निकाडिपिन, निफिडिपिन, निमोडिपिन आ जाता है। अब जो डाईहाइड्रोपिराडीन है ये वास्कुलर स्मूथ मसल पे काम करते हैं, और जो नॉन डाईहाइड्रोपिराडीन है ये हार्ट के ऊपर काम करते हैं, लाइक डिल्टियाजिम और विरापेमिन, ये वहां पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो निफिडिपिन होता है ये हाइपर टेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, एंजाइना के लिए इस्तेमाल होता है, रेनॉल्ट फिनोमिना के लिए इस्तेमाल होता है। निमोडिपिन सबअरेक्नॉइड हेमरेज के लिए इस्तेमाल होता है। निकार्डिपिन, क्लेविडिपिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं। और जो आपके वरापेमिल और डेल्टियाजिम है ये हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज कुछ ऐसी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देती है, उसमें हाइड्रोलेजिन है। हाइड्रोलेजिन कहाँ यूज करते हैं? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसी में। नंबर 2 हार्ट फेलियर, जहाँ पे ये नाइट्रेट्स के साथ मिला के यूज करते होते हैं। और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के लिए। नाइट्रोपुरासाइड ये आर्टरीज और वेन्स दोनों को डायलेट करती होती है, और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो नाइट्रोपुरासाइड है ये साइनाइड पॉइजनिंग करवाती है, और नाइट्रेट्स मेथिमोग्लोबिनीमिया करवा देते हैं। नेक्स्ट एस इनहिबिटर है जिसमें कैप्टोप्रिल आ जाती है, जो आपके मेन है कैप्टोप्रिल आ जाती है। ठीक हो गया। अब ये ड्रग्स भी ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? हाइपरटेंशन वगैरह के लिए। क्लियर। एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अभी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्ट फेलियर, जहाँ पे ये मोर्टेलिटी को कम कर देती है। प्रोटीन यूरिया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और हार्ट की रीमॉडलिंग को इनहिबिट कर देती है। अब इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें कफ, एंजियोएडिमा, टेराटोजन होता है, क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा देता है, हाइपरकलीमिया, और ये हाइपोटेंशन करवा देते हैं। एस इनहिबिटर को बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं यूज करना होता, बिकॉज ये रीनल फेलियर करवा देते हैं। अब जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है उसमें लोसार्टेन, कैंडिसार्टेन और वेलसार्टेन आ जाते हैं। बस ये कफ नहीं करवाते, बाकी सेम इंडिकेशन है। और रेनिन को ब्लॉक करने वाला एलिस्करिन होता है। एंटी एंजाइनल में एंजाइना में 3 ड्रग्स यूज होती है, एनसीबी, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। बस ये रट्टा मार देना। इसके अलावा रोनालोजीन, रोनालोजीन इज इंपॉर्टेंट कि जो रोनालोजीन होती है ये लेट फेज ऑफ इनवर्ट सोडियम करंट उसको ब्लॉक कर देती होती है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी में, कि जो सोडियम का करंट होता है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक वाल्व टेंशन रिड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाती है। क्लियर। और जो इवाब्रिडीन है ये फनी करंट को इनहिबिट कर देती होती है, फनी करंट वगैरह को ब्लॉक कर देती होती है इवाब्रिडीन। क्लियर। तो ये डीपोलराइजेशन को स्लो कर देती है, खासतौर पर फेज 4 को स्लो कर देती है, फनी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। तो ये हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वहां पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है उसमें डाइजॉक्सिन यूज करते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा ये वेगल स्टिमुलेशन भी करवा देती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डाइजॉक्सिन को कहाँ पर पढ़ना है? डाइजॉक्सिन इज यूज्ड इन द एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक हो गया। क्लियर। क्योंकि ये एवी नोट और एसए नोट इन दोनों की कंडक्शन को डिक्रीज कर देती है वाया वेगल स्टिमुलेशन। क्लियर। अब इसको यूज कहाँ पे करते हैं? अब एट्रियल फिब्रिलेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि जो बेस्ट ड्रग कौन सी है रेट को कंट्रोल करने के लिए, तो आंसर शुड बी द बीटा ब्लॉकर। ठीक हो गया। और अगर बीटा ब्लॉकर की कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है, पेशेंट को एस्थमा है या सीओपीडी है, तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे जाते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर है तो बीटा ब्लॉकर भी यूज नहीं करनी। एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज नहीं करनी। तो फिर कौन सी ड्रग यूज करेंगे? डाइजॉक्सिन ड्रग यूज करेंगे, डाइजॉक्सिन। तो ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा। मैं पता नहीं क्यों उसको रिपीट कर रहा था। और बीटा एगोनिस्ट में डोब्यूटामिन और डोपामिन या ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहाँ पे यूज होती है, कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ओके। हार्ट फेलियर में बाकी जो ड्रग्स हम सबको मैंने कवर करवा दिया है, तो ये इनको छोड़ दो। बस इसमें जो मिलरिनोन है ये
क्या है ये? फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर होती है। ये क्या है? फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है। अब जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है ना, बहुत सारी कैटेगरीज के है फॉस्फोडाइस्ट्रेस। लाइक जो नॉन सिलेक्टिव है वो थियोफाइलिन होता है, जो सीओपीडी वाले पेशेंट में हम इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। इसके अलावा जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस जो 3 वाला होता है वो मिल्रिनोन है, ये एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में। 4 वाला रोफ्लोमिलास्ट सीओपीडी में। 5 वाला सिल्डेनाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और बीपीएच। और प्लेटलेट्स में सिलेस्टाजोल, डाइपिराडामोल, जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, स्ट्रोक या ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। और जो डाइपिराडामोल है वो कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एंटी रिदमिक, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो एंटी रिदमिक होती है, जो क्लास 1 है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर है, क्लास 3 आपके पोटेशियम चैनल है, क्लास 4 कैल्शियम वाले हैं। अब जो क्लास 1 है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, उसमें 1A 1B और 1C है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो 1A है ना, ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ा देती होती है। जो 1B है वो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को कम कर देती है। और जो सी वाली है वो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती होती। ठीक हो गया। दैट इज वाई कि जो क्लास 1A और क्लास 3 ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवा देती है। अब जो क्लास 1A है उसमें प्रोकेनामाइड, डाइसोपरामाइड और क्वानिडीन ये आ जाती है। लक्विन, प्रोक्लेम, डाइसोपरामाइड। अब ये कहाँ यूज करते हैं? ये हम वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में यूज करते हैं। जो क्लास 1B है उसमें लिडोकेन, मैक्सिलटीन आ जाती है और फेनिटोइन आ जाती है। अब ये कहाँ यूज करते हैं? अगर डाइजॉक्सिन की वजह से एरिथमियाज है और पोस्ट एमआई के बाद एरिथमियाज है तो आपने ये इस्तेमाल करने होते हैं 1B वाले। जो 1C है ये कहाँ यूज होते हैं? ये मेनली इस्तेमाल होते हैं रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया लाइक फ्लेसिनाइड। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन में भी इस्तेमाल होती है। ग्रुप 2 में बीटा ब्लॉकर है, ग्रुप 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, जिसमें एमिट्रियोन आ जाती है। एमिट्रियोन कहाँ यूज करते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लैटर में रिदम को कंट्रोल करने के लिए और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए, लेकिन ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करा देती है। ग्रुप 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कहाँ यूज करते हैं आप? नोडल एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए रेट कंट्रोल में। और जो आपका एडिनोसिन होता है वो पीएसवीटी में इस्तेमाल होता है और डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी में भी इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। तो उसमें सबसे पहले स्टैटिन्स बताना चाहिए। स्टैटिन्स में आपका एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर देते हैं, बट साइड इफेक्ट इसके हेपेटोटॉक्सिक होते हैं और मायोपैथी करवा देते हैं। अगला है कि जो फाइब्रेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फाइब्रेट्स फिनोफाइब्रेट और जेम फाइब्रोजिल ये पीपीएआर अल्फा को एक्टिवेट करते होते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को रेगुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये मायोपैथी करवा देते हैं और गालस्टोन करवा देते हैं। स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इसमें आपका PCSK9 इनहिबिटर्स आ जाते हैं। हाँ नहीं सॉरी, जो स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स में एजिटिमाइब आ जाता है। जो PCSK9 इनहिबिटर है ये एलडीएल रिसेप्टर को टूटने नहीं देता। बाइल एसिड प्रेजेंस, इसमें कोलिस्ट्राइमिन, कोलेस्टिपोल ये करते क्या है? ये आपके एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग्स यूज इन साइटोपिनियास। तो इसमें आयरन है, आयरन कब यूज करते हैं? जब किसी पेशेंट को एनीमिया वगैरह होता है। इसके अलावा विटामिन B9, B12 ये फोलिक एसिड वाले या तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। और अगर CKD की वजह से एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाए तो एरिथ्रोपोइटिन के एजेंट दे देते हैं। बाकी जो फिलग्रेस्टिन GCSF है, मतलब अगर कीमोथेरेपी की वजह से न्यूट्रोफिल कम हो गया तो हम ये यूज कर सकते होते हैं। बस ये मोटे मोटे हैं। कुछ थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट है, टोमिप्लास्टिन, एल्ट्रम्बोपैक, ये कहाँ यूज करते हैं? ये हम ITP में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कुछ कोआगुलेशन ड्रग्स हैं, एंटी कोआगुलेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। अब जो एंटी कोआगुलेंट्स है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। तो पहला इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं। जो इनडायरेक्ट इनहिबिट करती है, जो इनडायरेक्ट होती है उसमें पार इंटीरल में हेपरिन हम यूज करते हैं और ओरल में हम वारफरिन वगैरह यूज करते होते हैं। सही हो गया? क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जो हैपरिन होती है, हैपरिन क्या करती है? एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करती है। जो फैक्टर 2A और फैक्टर 10A उनको इनहिबिट करती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हैपरिन होती है वो यूज करते हैं इमीडिएट एंटी कोआगुलेशन अगर करनी हो। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, MI है या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए APTT टाइम यूज होता है।
साइड इफेक्ट इज हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और टाइप 4 आरटीए भी करवा देती होती है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है वो रीनल फेलियर में इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इसके बजाय अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन हम यूज करते होते हैं, और या फोल्डर पैरानिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेकिन जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज करने से क्या होगा, पेशेंट में हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा फैक्टर 2 इनहिबिटर्स हैं। फैक्टर 2 इनहिबिटर्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? फैक्टर 2 में थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके नालाइक एरगेट्रोबान और डेबिगेट्रॉन ये आ जाते होते हैं। अब ये कब यूज करेंगे? हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जब हेपरिन बैड होती है। ठीक हो गया। और इनके लिए क्या एंटीडोट यूज करते हैं? एडारिसोजिमाब। हेपरिन के लिए प्रोटामीन सल्फेट है। ठीक हो गया। तो ये रट्टा मार लेना। जो फैक्टर 10 इनहिबिटर, इसमें एपिक्साबान, रिवारोक्साबान है। तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसको रिवर्स करने के लिए एंटी एक्सटेनेट ये यूज करते होते हैं। नेक्स्ट थ्रोम्बोलिटिक्स होती है। ठीक हो गया। थ्रोम्बोलिटिक्स जो थ्रोम्बोलिटिक्स होती है, थ्रोम्बोलिटिक्स में आपके टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लाइक आल्टाप्लेस, डीटाप्लेस आ जाती है, और टिनेक्टाप्लेस आ जाती है, और स्ट्रेप्टोकाइनेस आ जाती होती है थ्रोम्बोलिटिक्स। अभी थ्रोम्बोलिटिक्स कहाँ यूज करते हैं? एलडीएमआई, इस्केमिक स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वालों में। क्लियर। और इनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसएमिक एसिड ये यूज करते होते हैं। अब एंटीप्लेटलेट, उसमें एस्पिरिन आती है जो कि रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में या कोरोनरी स्टेंटिंग में यूज करते हैं, स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। क्लोपिडोग्रेल मिला के यूज करते हैं। एप्टीफिबाटाइट और टिरोफिबान ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं। ये अनस्टेबल एंजाइना या पीसीआई में यूज होते हैं। और लास्ट में लेस्टाजोल और डाइपिरेटामोल है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है, इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा ये कवर हो गया है। हाँ, ड्रग्स दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा है कीमोथेरापेटिक एंटीबायोटिक। अब हम एंटीबायोटिक्स वगैरह पे जा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक्स होती है ना, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स उनको कहते हैं। जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकान की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है वो वेंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन है, और जो क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट कम करती है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स, मोनोबेक्टेम लाइक एस्ट्रियोनाम ये इस्तेमाल होती है। अब हम आ जाते हैं पेनिसिलिन के ऊपर। जो पेनिसिलिन है वो करती क्या है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करती है, और ये पेप्टिडोग्लाइकान की क्रॉस लिंकिंग को ब्लॉक कर देती होती है। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है उसमें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी ये इस्तेमाल करते हैं। एक बात रट्टा मार देना कि जो पेनिसिलिन जी और वी होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और एक्टिनोमाइसिस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ग्राम नेगेटिव में नाइजीरिया, मेनिंजाइटिस और सिफिलिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट कोम्स पॉजिटिव हिमोलिटिक एनीमिया और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा देती है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ मेथिसिलिन एफिसिलिन है। जो मेथिसिलिन एफिसिलिन आती है, मेथिसिलिन एफिसिलिन ये क्या होती है? ये जो नेफिसिलिन ऑक्सासिलिन ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। तो ये मेनली स्टफ और ये इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और कुछ अमाइनो पेनिसिलिन्स हैं जिसमें अमोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन आ जाती होती है। अब ये कौन से बैक्टीरिया में इस्तेमाल करते हैं? एच इन्फ्लुएंजा, एच पायलोरी, ई कोलाई, एंटीरोकोकाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन और प्रोटियस मिराबिलस इसमें एम्पिसिलिन या अमोक्सासिलिन हम यूज करते होते हैं। सही हो गया। जो वाइडर स्पेक्ट्रम में आ जाती है। इसके अलावा जो पिपारसिलिन, टिकारसिलिन है, इस सूडोमोनास को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज सेफलोस्पोरिन। तो जो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन है उसमें सेफोजोलिन, सेफलेक्सिन है। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई को लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा प्रोटियस मिराबिलस, ई कोलाई, क्लैप्सिला निमोनिया के लिए। जो सेफाजोलिन है वो स्टेफ ऑरियस की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी से पहले यूज करते हैं। जो सेकंड जनरेशन है उसमें सीफाक्लोर, सिफोक्सेटिन, सिफोरक्साइन और सिफोटिटान ये आ जाती है। अब ये मेनली कहाँ यूज करते हैं? ये एच इन्फ्लुएंजा में इस्तेमाल करते हैं, और जो ऊपर जो बैक्टीरिया थे उनके लिए। जो थर्ड जनरेशन है उसमें सेफ्ट्राइक्सोन ये इंपॉर्टेंट है। सेफ्ट्राइक्सोन मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, गनोरिया के लिए देते हैं, और लाइम्स डिजीज के लिए देते हैं, और सेफ्टाइजिडिन सूडोमोनास के लिए देते हैं। फोर्थ जनरेशन इसमें सेफीपीएम है जो सूडोमोनास के लिए है, और फिफ्थ जनरेशन में सेफ्ट्रोलिन होती है। क्लियर। लेकिन ये सूडोमोनास को कवर
नहीं करती होती। इसके बाद हम आगे चलते हैं मोनोबैक्टीरियम। इसमें आपका एस ट्रियो नाम आता है। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड में इस्तेमाल होता है। ग्राम नेगेटिव रॉड में खास तौर पर उन पेशेंट में जिनको पेनिसिलिन एलर्जी होती है या रीनल इंसफिशिएंसी, जिनको अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं दे सकते होते, तो उसमें एस ट्रियो नाम देते होते हैं। नेक्स्ट है कार्बापेनिम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो इमीपेनिम है, ठीक है, जो एर्टापेनिम है वो सूडोमोनास को किल नहीं करता, बाकी सारा करता है। और इमीपेनिम और सिडोस्टैटिन इनको मिला के इस्तेमाल करते हैं। और जो मेरोपेनिम है उसके सीजर्स के चांसेस कम होते हैं और डाईहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम से नहीं टूटती होती। नेक्स्ट बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर। तो ऐसी ड्रग्स हैं जो बीटा लैक्टेमेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इसका मिमोनिक है कास्ट, क्लेवुलेनिक एसिड, एविबैक्टिम, सालबैक्टिम, टेजोबैक्टिम। तो इसको मिला के लेते होते हैं। लाइक जो एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनिक एसिड, सेफ्टाजिडिन, एविबैक्टिम, एम्पिसिलिन, सालबैक्टिम, पिपारसिलिन, टेजोबैक्टिम, ये सारा मिला के यूज करते होते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड। तो इसमें वेनकोमाइसिन है। ये पेप्टिडो ग्लाइकान की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, लेकिन ये सिर्फ मरसा में ही इस्तेमाल होती है। ओके, और इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। ओके, इसके अलावा कुछ माइन्यूट्स एंटीबायोटिक्स है तो देख लेना, बेसिट्रेसिन, डेप्टोमाइसिन, इन सब का फजूल चीज़ें हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर से आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें 50S और 30S है। जो 30S होता है उसमें माइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन है, और जो 50S है उसमें बाकी सारे आ जाते हैं। तो जो 30S है उसमें टेट्रासाइक्लिन है। एक टेट्रासाइक्लिन करता क्या है, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स पे जाके बाइंड करता है और उसको उस पे नहीं आने देता, लाइक ए साइड पे नहीं आने देता। तो ये टेट्रासाइक्लिन ऐसे काम करता है। क्लियर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्सीसाइक्लिन है, अब ये कहाँ यूज होता है, बुरीलिया बर्गडर फॉरी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा नमूनिया के लिए इस्तेमाल होता है, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, एक्नी के लिए, कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर। इसके अलावा टीगासाइक्लिन ये भी ऐसे ही है, मतलब ये भी टेट्रासाइक्लिन जैसे ही है। और जो 30S वाले अमाइनोग्लाइकोसाइड है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया में ही एंटर हो सकते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया में किसी काम के नहीं है। अब ये ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बोवल सर्जरी में नियोमाइसिन भी इस्तेमाल होता है। ये करते क्या है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं। रट्टा मार लेना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए दो ड्रग्स होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड और लिंजोलाइड, ये आती है। क्लियर। और इसके अलावा जो क्लोराम्फेनिकोल है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। मेनिंजाइटिस के लिए या रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के लिए, ये दो कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती क्योंकि एनीमिया करवाती है डोज डिपेंडेंट, और ये प्लास्टिक एनीमिया करवाती है और ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है। सही हो गया। अगला इंपॉर्टेंट ड्रग है मैक्रोलाइड। तो जो मैक्रोलाइड है, और मैक्रोलाइड्स हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया और क्वाइनिप्रिस्टिन, ये करती क्या, ये ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती होती है। क्लियर। ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती होती है। ओके, तो ये जो मैक्रोलाइड्स हैं एटिपिकल बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, लीजियनेला, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए लाइक क्लैमाइडिया के लिए एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए लाइक अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और बोर्डेटिला पार्टियोसिस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। मेनली एजिथ्रोमाइसिन हम यूज करते हैं। ओके, और क्या बचा है, पॉलीमिक्सिन्स में कोलिस्टिन और पॉलीमिक्सिन है, ये केटाइन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड पे बाइंड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को खराब कर देते होते हैं। तो जो पॉलीमिक्सिन भी है तो ये कहाँ यूज होता है, ये ट्रिपल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में इस्तेमाल होता है, और कोलिस्टेटिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो उसके बाद और कहाँ चले गए हम। ओके, नेक्स्ट एंटीफोलेट ड्रग्स हैं। तो एंटीफोलेट में कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि डाईहाइड्रोपिरिडीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेस। सही हो गया। तो इसमें आपके सल्फोनामाइड्स आ जाती है। सल्फोनामाइड्स का इंपॉर्टेंट थिंग इसके ये यूटीआई के लिए, नोकार्डिया वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और इनके साइड इफेक्ट में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, फोलेट डेफिशिएंसी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये करवा देती होती है। जबकि जो एंजाइम है रिडक्टेज, इसको ब्लॉक करने वाली ट्राइमेथोप्रिम है। असल में हम दोनों को मिला के यूज करते हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। अब इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूटीआई के लिए इस्तेमाल होता है। इसका कॉम्बिनेशन साल्मोनेला शिकारा के लिए होता है, निमोसिस्टस जिलोवेकाई को ट्रीट करने के लिए या प्रोफाइलैक्सिस के लिए, और टोक्सोप्लाज्मा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो ये 4-5 कंडीशन रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है फ्लोरोकोनिलोन्स में जो डीएनए गायरेज
टाइप 2 और टाइप 4 टोपोआइसोमरेज है उसको ब्लॉक कर देती होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट जनरेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन है, सेकंड में आपका सिप्रो है, थर्ड में जैमी मोक्सी और लीवोफ्लॉक्सासिन ये आ जाती होती हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। बस सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेनली इस्तेमाल होती है यूटीआई के लिए। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है पाइलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टाटाइटिस और डायवर्टिकुलाइटिस इनके लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर? तो ये हमने अच्छे से कर लेना है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट इज द एंटी फंगल ड्रग्स। जो एंटी फंगल ड्रग्स है, एंटी फंगल में कुछ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। इसमें फ्लूसाइटोसिन आ जाती होती है। माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शन के लिए ग्राइसोफिल्बिन है। आई थिंक सो मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई है, तो आई थिंक सो बस काफ़ी है इतना। मैंने काफ़ी सारी फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट एड थ्योरी फ्लो चार्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।